हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सब अपना कॉपी पेन तैयार कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो बच्चों, इसके पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि जब किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो एक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होता है। पिछले क्लास में हमने समझा था कि जब किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो क्या प्रॉपर्टीज़ बनती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने हेनरी लॉ को स्टडी किया था। आज हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक द्विअंगी विलयन की बात करेंगे, जिसमें किसी लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया गया है या सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वाष्प दाब की बात करते हैं। एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट अगर लिक्विड हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में देखेंगे एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र में एक द्रव भरा हुआ है और हमको टेम्परेचर क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। एक निश्चित तापमान हमको यहाँ पे लेना है, यानी यहाँ पे तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित तापमान यहाँ पे होना चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित तापमान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये जो द्रव है, द्रव में वाष्पन की क्रिया होगी, यानी द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो द्रव है वो द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी द्रव की जो वाष्प हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। वाष्पों की मात्रा, वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो द्रव की वेपर है, ये वेपर क्या होंगी, आपस में रैंडमली इधर उधर मूव करेंगी। तो मूव करने से क्या होगा, ये द्रव की सतह पर टकराएंगी और जब द्रव की सतह पर टकराएंगी तो ठंडी होगी। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे अपन, संघनन। और ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वाष्प किस में कन्वर्ट होने लगेगी, द्रव में कन्वर्ट होने लगेगी। और बच्चों, अपन ने पढ़ा है कि जब दोनों अपोजिट क्रियाएं होती हैं तो एक समय बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे द्रव और वाष्पों के बीच में एक साम्य अवस्था आ जाएगी। उस स्थिति में इन वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर जो दबाव डाला जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी दिए गए तापमान पर द्रव के साथ संतुलन में, यानी द्रव के साथ जो उसकी वाष्प है वो क्या होंगी, संतुलन में होंगी। तो वो द्रव की सतह के ऊपर जो वाष्प के द्वारा जो दबाव लगाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये जो वाष्प दाब है ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। कैसे, पहला जो फैक्टर है वो है द्रव की प्रकृति पर। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कमजोर होता है। जब
अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होगा तो क्या होगा, उनके अणु एक दूसरे से पृथक अलग अलग हो जाएंगे और जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनका वाष्प दाब अधिक होगा। यानी जिन द्रव के अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्प दाब भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक मात्रा में वाष्पित होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल का जो वाष्प दाब है वो पानी से अधिक होता है, क्योंकि एथेनॉल के जो अणु होते हैं उनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो पानी से अधिक होता है, इसलिए उनमें वाष्पन की जो प्रवृत्ति होती है वो वेपोराइजेशन का जो ट्रेंड्स होता है वो अधिक होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है तापमान। हम जानते हैं कि अगर हम किसी द्रव का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा, उनके अणु की जो वाष्पन की प्रवृत्ति है, इनकी जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है, वाष्पन की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब अधिक हो जाता है और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो किस पर डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक द्रव की प्रकृति पर, एक तापमान। बच्चों समझ गए होंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। सीधा सीधा हम अगर इसको बोलेंगे समझने के लिए तो हम ये कहेंगे कि द्रव के ऊपर एक निश्चित तापमान पर उसी की वाष्पों के द्वारा जो दबाव डाला जाता है वो वाष्प दाब कहलाता है। तो बच्चों ये वाष्प दाब जो होता है विलयन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। मतलब विलयन के बहुत सारे जो गुण होते हैं वो इस वाष्प दाब पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अगले जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विलयन के वो कौन कौन से गुण हैं जो वाष्प दाब पर निर्भर करते हैं और वाष्प दाब में कमी या वृद्धि होने से विलयन के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। तो बच्चों हम इस तरह से वाष्प दाब को हम अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब वाष्प दाब को समझने के बाद हम पढ़ने वाले हैं एक नियम जिसको बोलते हैं राउल्ट नियम। तो हम विचार करते हैं बच्चों ऐसा एक सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जिसमें दो लिक्विड होते हैं। हमारे पास कैसा है, एक द्विअंगी विलयन है। कैसा है, द्विअंगी विलयन, मतलब उसके दोनों घटक जो हैं, विलयन के दोनों घटक जो हैं वो कैसे हैं, वाष्पशील हैं। कैसे हैं वो, वाष्पशील हैं, वोलाटाइल है। मतलब मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड हैं और दोनों कैसे हैं, दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वो वोलाटाइल हैं। हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब क्या होगा, वो कुल वाष्प दाब डाल्टन के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होता है, कुल वाष्प दाब P जो होता है वो दोनों घटकों के वाष्प दाब का क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि एक सॉल्यूशन आपके पास ऐसा है, एक द्विअंगी विलयन है, जिस द्विअंगी विलयन में दो कंपोनेंट हैं और दोनों कैसे हैं, लिक्विड हैं। ठीक है बच्चों, दोनों लिक्विड हैं। तो जो विलयन का जो, क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो दोनों घटकों के कारण होगा क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे केवल यहाँ पे जो हम वेपर प्रेशर को समझ रहे थे, तो वेपर प्रेशर में केवल हमने एक द्रव की बात की थी, तो हमने वाष्प दाब को समझा। अब हम बात कर रहे हैं द्विअंगी विलयन की। अब द्विअंगी विलयन जो है उसमें दोनों कंपोनेंट हैं, दोनों वाष्पशील हैं। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, यानी दोनों का टोटल होगा डाल्टन के नियम के अनुसार। ये अपने डाल्टन के नियम से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब प्रश्न ये उठता है कि विलयन जो होता है उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं और दोनों कंपोनेंट की जो मात्रा होती है वो हम कैसे बताते हैं, मोल प्रभाज से बताते हैं। बच्चों मोल प्रभाज को हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने उसको स्टडी किया है। ठीक है, कि जो विलयन होता है उसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है
दोनों का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब बात ये होती है कि ये जो दोनों घटकों का जो आंशिक वाष्प दाब है ये उनके मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा, क्योंकि विलयन में दोनों घटक है और दोनों घटकों का क्या है, उनकी मात्रा उसमें उपस्थित है, और दोनों घटकों की जब मात्रा उसमें उपस्थित है तो जो दोनों विलयनों का, दोनों घटकों का जो क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, उनकी मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। यानी जो P1 की जो वैल्यू है, मतलब P1 मतलब पहले घटक का वाष्प दाब, फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, P2 क्या है, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और P क्या है, उस विलयन के ऊपर लगने वाला टोटल वेपर प्रेशर है। तो ये जो P1 है आंशिक वाष्प दाब है, ये उसके उस विलयन में जो उसका मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, उस पर निर्भर करेगा। और ये P2 भी है, ये भी क्या है, दूसरा घटक विलयन में मौजूद है, उसके मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। अब ये किस प्रकार से निर्भर करेगा, तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउल्ट, फ्रांकोइस मार्टे राउल्ट पूरा नाम है इनका। इन्होंने एक लॉ दिया था जिनको कहते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि विलयन में जो दो घटक होते हैं, घटक 1 और घटक 2, इनका जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उनके मोल प्रभाज से संबंधित होता है। ठीक, तो कैसे संबंधित होता है, किस प्रकार से उसने ये नियम दिया, तो उस नियम का स्टेटमेंट ये है, राउल्ट क्या कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर, मतलब तापमान आपको क्या रखना है, निश्चित रखना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, निश्चित रखना है। तो किसी दिए गए तापमान पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए, मतलब ऐसा विलयन जिसमें दोनों द्रव कैसे हैं, वाष्पशील हैं, विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, ठीक है, पहले घटक का आंशिक वाष्प दाब P1, दूसरे घटक का आंशिक वाष्प दाब P2, ये किससे, विलयन में जो उसका मौजूदा मूल अंश है, विलयन में उसका जो मूल अंश है उसके समानुपाती होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, किसी दिए गए ताप पर प्रत्येक विलयन के लिए उस विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये राउल्ट नियम का स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, राउल्ट लॉ किस लिए दिया, राउल्ट का नियम किस लिए है, विलयन के जो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो उसके मोल प्रभाज के वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली, इसको गणितीय रूप से इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ कर सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए जो हमारा विलयन है उसमें दो वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव 1 और वाष्पशील द्रव 2, दोनों द्रवों के मोल अंश, मोल प्रभाज क्या है, chi1 और chi2 है, और उनके आंशिक वाष्प दाब क्या है, P1 और P2 है। ठीक है, इन दोनों घटकों के वाष्प दाब क्या है, P1 और P2 है। तो समान ताप पर, एक ही ताप पर क्या होगा, राउल्ट का नियम क्या कहेगा, घटक 1 के लिए, पहला घटक जो है उसका जो वाष्प दाब P1 जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। P1 समानुपाती उसका जो क्या है, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, अब जो है, अब दूसरे घटक के लिए क्या, इसको हम इसका समानुपाती हटाएंगे तो क्या करेंगे, P1 बराबर क्या लगेंगे, P01 इंटू chi। ठीक है, समानुपाती को हटाया तो हमने क्या लगाया, P01। इसी प्रकार से विलयन के अंदर जो दूसरा घटक है उसका वाष्प दाब क्या है, P2, वो किसके समानुपाती होगा, उसके मूल अंश के समानुपाती होगा, यानी chi2 के समानुपाती होगा। और chi2 के समानुपाती होगा तो हम क्या बोलेंगे, P2 बराबर P02, और क्या बोलेंगे हम, chi2 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां P01 और P02 क्या है, तो P1 P01 P02 क्या है, ये जो
जब विलयन के में दोनों घटक है, तो दोनों घटक के शुद्ध अवस्था में प्योर, उनके प्योर कंपोनेंट के लिए उनके क्या है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब है। P01 घटक एक के लिए, P02 घटक 2 के लिए। मतलब जब इन दोनों को मिक्स नहीं किया गया है, दोनों सेपरेट है, मतलब प्योर फॉर्म में है, तो उन प्योर फॉर्म में शुद्ध अवस्था में उनके क्या है, ये वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। क्या मिल जाती है, P1 बराबर P01 इंटू Chi1 और P2 बराबर P02 इंटू Chi2। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। चलिए, अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि विलयन में दोनों घटक है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, विलयन की जो सतह पर कुल वाष्प दाब कितना होगा, दोनों घटकों की वाष्पों के द्वारा कितना दबाव लगाया जाएगा। तो हमने पढ़ा है डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होगा कुल वाष्प दाब कितना होगा, विलयन की सतह पर लगाया गया कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, कुल वाष्प दाब क्या होता है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू क्या होती है, P01 Chi1। P2 की वैल्यू क्या होती है, P02 Chi2। दोनों वैल्यूओं को हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया डाल्टन के नियम अनुसार। डाल्टन के नियम से कुल वाष्प दाब, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, P1 P2 की वैल्यू भी रख दी हमने यहाँ पे। अब देखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो क्या है, जानते हैं कि Chi1 प्लस Chi2, विलयन में दोनों घटक जो हैं, उन दोनों घटकों के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है, सम होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अगर हम Chi1 इक्वल टू लिखना चाहें तो 1 माइनस Chi2, यानी इस Chi1 को हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, Chi2 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, Chi1 बराबर 1 माइनस Chi2। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे इस वैल्यू Chi1 की जगह पे पुट अप कर देते, रख देते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तब क्या होगा, P टोटल इक्वल टू, P टोटल मतलब ये P टोटल बराबर P01, और हमने क्या करा, ये जो Chi1 बराबर 1 माइनस Chi2 यहाँ पे रख दिया, 1 माइनस Chi2 हमने यहाँ पे 1 माइनस Chi2 यहाँ रख दिया। ठीक, मतलब इस वैल्यू पर Chi1 की जगह पे हमने 1 माइनस Chi2 रख दिया, प्लस P02 Chi2 अपनी जगह पे है ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, P टोटल बराबर P01 को, क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो P0 माइनस P01 का Chi2 में गुणा करेंगे, P00 Chi2 प्लस P02 Chi2। अब हम क्या करने वाले हैं कि P टोटल P1 को, सॉरी P01 को हमने यहाँ छोड़ा, और जो यहाँ पे P02 को पहले रखा, और P01 माइनस P01 Chi2 को हमने बाद में रखा, दोनों में से Chi2 को कॉमन ले लिया, Chi2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, देखिए हमने कैसे बनाया इक्वेशन, P टोटल बराबर, अब देखिए P01 ये है, अब P02 को हमने क्या करा, पहले रखा Chi2, और माइनस P01 Chi2 को हमने बाद में रखा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, P टोटल बराबर P01, अब प्लस, अब हमने क्या किया यहाँ पे, P02 माइनस P01, और एक Chi2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारा ये वाला इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये राउल्ट नियम का फाइनल इक्वेशन है, इसमें P टोटल इक्वल टू क्या होगा, P01 प्लस ब्रैकेट P02 माइनस P01 इंटू Chi2। अब ये जो फॉर्मूला है,
जो फाइनली हमको प्राप्त हुआ, इसके कुछ निष्कर्ष हैं। इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकले, ठीक है। तो बच्चों राउल्ट का जो नियम आता है वो आपको यहाँ तक उसको लिख देना है। अब इस फॉर्मूले से क्या निष्कर्ष निकले उनकी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूले को लिख लेते हैं, पी टोटल हमारा जो आया है वो क्या है, P01 प्लस P02 माइनस P01 और ये आपका हो गया Chi2। ये हमने लास्ट राउल्ट के नियम के अनुसार ये वाला हमने लास्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्राप्त किया था, ठीक। इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो बच्चों से निकला कि निष्कर्ष ये निकला, पहला निष्कर्ष ये निकला कि पात्र में विलयन अवस्था में जो कुल वाष्प दाब होगा P टोटल, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा, विलयन के ऊपर कुल वाष्प दाब को किसी भी एक घटक के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। यानी P टोटल जो होगा वो दोनों घटक हैं, विलेय और विलायक, वो दोनों घटकों से संबंधित है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, यानी क्या है, ये जो P टोटल है वो Chi1 पे भी निर्भर करेगा और Chi2 पे भी निर्भर करेगा, ठीक। दूसरा है विलयन के ऊपर कुल वाष्प दाब घटक 2 के मोल अंश के साथ रैखिक रूप से बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि Chi2 की वैल्यू को हम बदलेंगे, Chi2 के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा P टोटल का मान भी क्या होगा, उसी क्रम में बढ़ेगा और घटेगा। तो पहली चीज क्या डिपेंड कर रही है कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है P टोटल, वो दोनों घटकों के मोल प्रभाव से संबंधित है, दोनों घटकों के मोल प्रभाव पर निर्भर कर रहा है। दूसरी बात में क्या लिखा हुआ है कि विलयन का कुल वाष्प दाब घटक 2 के मोल प्रभाव से रैखिक रूप से बदलता है, मतलब Chi2 की वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो P टोटल का मान भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि विलयन के ऊपर कुल वाष्प दाब जो है वो घटक 1 के मोल अंश में वृद्धि के साथ बढ़ता या घटता है। मतलब सीधी बात है कि अब Chi2 की जगह हम Chi1 के मान को भी क्या करेंगे, बदलेंगे। घटक 1 के जो मोल अंश है उसके मान को भी हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसके मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी इसका पूरा निष्कर्ष ये निकला कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो दोनों घटकों के मोल प्रभाव पर निर्भर कर रहा है। घटक 1 को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी मोल अंश में वाष्प दाब में परिवर्तन होगा और Chi2 में यानी दूसरे घटक के मोल प्रभाव में भी कमी वृद्धि करेंगे तो उसके कुल वाष्प दाब में परिवर्तन आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये निष्कर्ष निकाल लिए। अब अगर हम इस राउल्ट के नियम को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफी रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि विलयन के जो दोनों घटक हैं, दोनों घटक के वाष्प दाब P1 और P2, कौन सा वाष्प दाब, पहले घटक का वाष्प दाब P1 और दूसरे घटक का वाष्प दाब P2, दोनों को उनके मोल प्रभाव Chi1 और Chi2 से संबंधित किया गया है, ठीक है। अगर हम विलयन के दोनों घटक कौन कौन से, दोनों घटकों के वाष्प दाब P1 और P2 वो किससे संबंधित करते हैं, किसके साथ ग्राफ खींचते हैं, उनके मूल प्रभाव Chi1 और Chi2 के साथ हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए तो एक एक्सिस पे हमने ले लिया उनका वेपर प्रेशर, दूसरे एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, मोल अंश। एक्स अक्ष पे मोल अंश ले लिया, वाई अक्ष पे क्या ले लिया हमने, वाष्प दाब ले लिया, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ये होगा ग्राफ नंबर 3, ठीक है। ग्राफ नंबर 1 जो है वो किसको बताता है, पहले घटक के वाष्प दाब को बताता है। ग्राफ नंबर 2 ये किसके, ये डॉटेड लाइन से हमने दोनों दिखाए गए हैं और दोनों ये P2 मतलब दूसरे घटक के वाष्प दाब को ये बता रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर जो मोल प्रभाव है Chi1 की वैल्यू 1 है और Chi2 की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों का टोटल मोल प्रभाव का टोटल 1 है।
इस एक्सेस में भी मोल प्रभाज का टोटल क्या है, यहाँ पे chi1 0 हो गया और chi2 1 हो गया। मतलब इस तरफ जब हम जाते हैं तो chi1 की वैल्यू, चूंकि ये दोनों विलयन में दोनों घटक होते हैं, है ना, तो यहाँ पे केवल एक ही घटक है, वो है chi1, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा घटक क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें chi2 की मात्रा बढ़ रही है, तो chi2 यहाँ पे 1 हो गया और chi1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले ग्राफ को हम देखते हैं, जो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, किसके बीच में किया गया है, chi1, और दूसरा ग्राफ क्या हो गया, chi1, chi2 बराबर 0, यहाँ chi1 बराबर 0, chi2 बराबर 1, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है ये वाष्प दाब P को बताता है, P1 को, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है, और यहाँ पर आकर के उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P0 1 हो जाएगा, ठीक। तो पहला जो क्या है हमारा ग्राफ है वो किसके बीच में है, P1 और chi1 के बीच है। P1 उसके पहले घटक के वाष्प दाब P1 और उसके मोल अंश किसके बीच में है, chi1 के बीच में है, ठीक है ना। तो देखिए आप इस तरफ हम जब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो देखिए इधर की तरफ जब हम आते हैं तो क्या होता है, chi1 की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब chi1 बिल्कुल एक ही घटक आ जाता है जिसकी वैल्यू chi1 की 1 हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे उसका शुद्ध अवस्था में आ जाता है, उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है, P0 1 हो जाता है। या दूसरे घटक के लिए लेते हैं, ये P2, जब इस तरफ जाते हैं तो देखिए chi2 की वैल्यू बढ़ रही है, तो chi2 की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका वेपर प्रेशर ही बढ़ गया, लास्ट में यहाँ पे कितना हो जाता है, P0 2 हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला जो ग्राफ है वो पहले घटक के वाष्प दाब मोल प्रभाज के बीच में संबंध बता रहा है, और दूसरा जो ग्राफ है वो किसके बीच में संबंध बता रहा है, दूसरे घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के बीच में संबंध बता रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या होता है कि यहां पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों जब दूसरे को कट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आकर के इस बिंदु पर जो भी उनके मोल दोनों कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होगा, उस कंपोजिशन पे दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जो तीसरा ग्राफ है ये किसको बता रहा है, विलयन के कुल वाष्प दाब को बता रहा है, ठीक है। तीसरा जो ग्राफ है वो किसको बता रहा है, विलयन के कुल वाष्प दाब को बता रहा है, और ये भी हमको बता रहा है कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है उसका न्यूनतम वाष्प दाब का जो मान होगा वो कितना होगा, P0 1 होगा, और अधिकतम वाष्प दाब का मान कितना होगा, P0 2 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस ग्राफ के माध्यम से हमने ये देखा कि विलयन के क्या होंगे, दोनों घटकों के वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के बीच में किस प्रकार का ग्राफ होता है, और जब दोनों घटक एक साथ मौजूद होते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन के वाष्प दाब का मान कितना होता है। तो विलयन के कुल वाष्प दाब का जो मान होता है वो कितना होता है, उसकी न्यूनतम मान होता है P0 1, अधिकतम मान कितना होता है, P0 2 होता है। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम P0 1 को थोड़ा नीचे है, P0 2 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, P0 1 की वैल्यू कम है, P0 2 की वैल्यू ज़्यादा है। ये इसलिए है कि दोनों घटक जो हैं उन दोनों घटक में एक घटक मोर वोलाटाइल है, मतलब अधिक वाष्पशील है, दूसरा कम वाष्पशील है, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट घटक जो है वो कम वाष्पशील है और दूसरा घटक क्या है, अधिक वाष्पशील है, इसलिए इस ग्राफ में P0 2 जो है ऊपर है और P0 1 नीचे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस राउल्ट लॉ को यहाँ पे, राउल्ट के नियम को यहाँ पे समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और आपके लिए और इससे भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर करूंगा। थैंक यू बच्चों।